सब लिखा है, तो देख लीजिएगा ये आ रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम दोबारा एक फिजिक्स का क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम के बारे में आप पढ़ेंगे और आगे से खत्म कर देंगे, ठीक है। जिससे 2 टॉपिक आपके और जुलाई के रह जाएंगे, उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। और डेट क्या बताएं? 20, तो दैट इज 22/7/25। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और आपका पीरियड है फर्स्ट, क्लियर? सब लोगों को ऑनलाइन जोड़ दीजिए जो लोग हैं, ठीक। तो उसमें क्या है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें हमने आपको बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता आपने इसके बारे में पढ़ा। दूसरा हमने इससे ही कूलम का लॉ पता किया। कूलम का नियम भी हमने इससे पता किया, राइट। 2 मेथड थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के। एक तो आप डेफिनेशन मेथड से पता कर सकते हैं, दूसरा मेथड मैंने बताया था कि गॉसेस थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है जो ये बताता है आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, यानी कि विद्युत आवेश जो आपने वितरित किया है उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो पता करेंगे, तीसरा एप्लीकेशन है आवेशित गोले के कारण, ये ठोस गोला होगा के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी। सॉलिड है, कंडक्टिंग बॉडी है, उसकी हेल्प से हम गॉसेस थ्योरम को लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। लेकिन ये 3 केसेस में पता करेंगे। पहले आवेश वितरण के बाहर, दूसरा हम पता करेंगे सरफेस पर, सतह पर, और तीसरा हम पता करेंगे सतह के अंदर, गोले के अंदर। यानी कि ये 3 जगह है जहां पर 3 पॉइंट है जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। किसके कारण? एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के कारण, ठीक। हम उसे आवेश देंगे, आवेश देने के बाद उससे बाहर एक पॉइंट लेंगे, वहां पता करेंगे, फिर उसके बाद उसके सरफेस पर पता करेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर पता करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो देखते हैं, देखिए क्या होता है। ये लेट अस सपोज ये हमारा पहला है आउटसाइड में मान लिया ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, जैसे हम जिसका रेडियस कैपिटल R है और हमने इसे +Q चार्ज दिया, तो जो इसके ऊपर फैल गया उसके अंदर भी चला गया, राइट। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता चला। उसकी वजह से हम फील्ड इंटेंसिटी अब हम पता करेंगे। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर, P पॉइंट जो सरफेस आपने दिया है, जिसे चार्ज दिया है उसके बाहर है, तो वही एक प्रोसेस हम करते हैं। ये हमने एक इमेजिनरी सरफेस खींचा, इस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या कहेंगे? ये हमारा गॉसियन सरफेस, गॉस की सतह, यानी कि उस पॉइंट से जाती है जहां पर आप फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस, और इसे हमने गॉसियन सरफेस कहा। सरफेस, और इसका रेडियस जो है वो हमने स्मॉल r,
यहां पर हमने एक ds सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और एरिया वेक्टर m दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, साथ ही साथ एरिया वेक्टर की दिशा एक ही होगी। क्यों? स्फेरिकल सिमेट्री के कारण, उस दिन भी हमने बताया, राइट। तो हम अगर गॉसेस थ्योरम लगाएं तो गॉस थ्योरम कहता है इंटीग्रल अराउंड E डॉट ds इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। जो आवेश है उसके अंदर वो q है। जो हमारा इमेजिनरी सरफेस था, इसके अंदर कितना आवेश इनक्लोज्ड है, बंद है, वो है q, राइट। ये आ गया, ये स्टेटमेंट है। इसे डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए cos थीटा लिखेंगे, eds cos थीटा इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। थीटा होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और जो सरफेस एरिया है या एरिया जो वेक्टर एरिया है हमारा सदिश क्षेत्रफल है, उसकी दिशा के बीच का एंगल, ये थीटा है। यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं थीटा 0 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास eds cos थीटा, eds बचा सिर्फ, और यहाँ बचा 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। e को बाहर ले लीजिए और इसे अंदर रहने दीजिए, ds को इज इक्वल टू आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। ये ds क्या है? कर्व सरफेस एरिया, किसका? जो ये पूरा स्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया। किसका? बाहर वाले का, जो हमारा गुस्सेन सरफेस, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। कुल वक्र पृष्ठ कितना होता है? गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? कौन बताएगा? 4 पाई r स्क्वायर। r कौन है? ये वाला रेडियस, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे EO लिख दिया। O क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बाहर ले रहे हैं, सरफेस एरिया से बाहर ले रहे हैं, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा आवेश वितरण है उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए EO लिखा है। ऑल करेक्ट? तो ये EO आ गया, EO इनटू यहाँ आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q आ गया। तो EO का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ EO आ गया हमारे पास क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये वही है जैसे पॉइंट चार्ज के लिए था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो स्फेरिकल है, अगर हम उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो आउटसाइड के लिए वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। वह एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है अगर आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है। इतनी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी आवेशित वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, और उसकी तीव्रता कितनी होती है? जिस पॉइंट पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वहां पर एक 1 कूलम आवेश, यूनिट कूलम आवेश पॉजिटिव रख दीजिए, जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा। ठीक है, वो वैल्यू होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र अलग चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैथमेटिकल चीज है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और विद्युत क्षेत्र फिजिकल कंसेप्ट है। इतना बात समझ में आ गए हैं? तो ये हमने यहाँ निकाल दिया। अब चाहते हैं हम यहाँ पर निकालना, उसके सरफेस पर। दूसरा पॉइंट है सतह पर। सतह पर, सतह का ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ निकालना चाह रहे हैं, तो हमें फिर यहीं से एक गुस्सेन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो जो गॉस का सरफेस है उसकी रेडियस और स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। कहां पर? सतह पर। स्मॉल r क्या है? गुस्सेन सरफेस की रेडियस। कैपिटल R क्या है? वो सॉलिड स्फीयर की रेडियस जिसे आपने आवेश दिया है, जिसे आपने आवेश दिया है। बात क्लियर हो गया? तो यहां पर हम इसे रख देंगे, तो एट द सरफेस आ जाएगा ES इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसमें Q आ जाएगा, और कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा N/C, न्यूटन का।
ये भी बहुत आसान है। यानी कि जो आपने आउटसाइड निकाला है उसके बाहर जाके सिर्फ स्मॉल आर और कैपिटल आर को बदल देना है। स्मॉल आर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की रेडियस है और कैपिटल आर उस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है या उस सॉलिड गोले का त्रिज्या है जिसे आपने आवेश दिया था। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें बच्चों? अरे किसी को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? नो सर, नहीं आया। हमारे पास एक गोलीय सतह है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए कुछ गोलीय ले लेते हैं। मान लिया ये गोलीय सतह है, इसके पहले हमने बाहर पॉइंट पर निकाला, गोलीय आया, राइट। अब इसके सतह पर यहां पर निकाला, गोलीय आया। अब इसके अंदर निकालेंगे, 3 पॉइंट है, इसमें क्या होगा? गॉसियन थ्योरम क्या कहती है? किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है उसके अंदर जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। इतनी बात वो बता, वही हम यहाँ लिख रहे हैं। ये हमारा गॉसियन थ्योरम है। इसको हमने अप्लाई करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर थी उसे उसके सरफेस पर निकाला, उसकी सतह पर निकाला, तो ये आ गया। एक जगह स्मॉल आर है, एक जगह कैपिटल आर है। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं उसके अंदर कैसे निकालेंगे। यानी कि गोला है, हमने उसे आवेश दिया, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हमें पता करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो देखते हैं आगे से। इसे हटा दें। अब हमने इसे जरा बड़ा बनाया। ये कौन है? ये तो वो गोला है जिसे आप आवेश देती हैं, ठीक। आपने ये आवेश प्लस क्यू इसे दिया, ये ऐसे, तो ये इसके अंदर बाहर सारे में फैल गया, अंदर भी चला गया, बाहर सारे में ये इस तरह से फैल गया। ये इसका सेंटर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? कितना आवेश दिया है? प्लस क्यू। क्या हुआ? फैल गया उसके साथ। अब हमें इस बिंदु पर जो इसके अंदर है, पी बिंदु, ये पी बिंदु, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो उसके अंदर है, इनसाइड। क्या करते हैं? सबसे पहले एक ही काम करते हैं, एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज हो जाए, वो उसी बिंदु से जाए जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो हमने गॉसियन सरफेस खींचा, ये खींच गया। इसे जो आवेश दिया था वो क्यू था। इस पर कितना अंदर वाले पर आवेश है नहीं पता, राइट। इसकी रेडियस हमने कहा ये कैपिटल आर है और इस पर आवेश जो आया होगा कुछ भी कह दिया उसे क्यू डैश है। इतना क्लियर है? अब गॉसियन थ्योरम लगाएंगे, वो ये कहती है कि इंटीग्रल अराउंड p डॉट ds इज इक्वल टू होगा 1/ε0 टाइम्स जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना आवेश है। तो गॉसियन सरफेस तो ये है हमारी, कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, क्यू डैश। इस बार क्यू नहीं लेंगे तो हमने क्यू डैश कहा, इसे बंद कर दिया। कोई समस्या? मॉनिटर इधर कंसंट्रेट करिए, ठीक है। अब इतनी बात हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ चुकी। अब यहाँ पर अगर हम ये ds ले लें और ds का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इसे हमने फिर ड्रैग कर लिया, इसे यूं लिखा, इंटीग्रल और अराउंड eds लिखा, फिर cos ऑफ थीटा लिखा, फिर 1/ε0 टाइम्स लिखा और q डैश लिखा। थीटा बराबर यहाँ भी 0 आ गया। cos 0 कितना होता है? cos 0 1, तो उसका वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। इंटीग्रल अराउंड कह दिया eds और 0 यानी कि 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1/ε0 टाइम्स हो गया और q डैश हो गया। E को बाहर निकाल लिया, ये ds रहा, ये इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स रहा, ये q डैश रहा। ये ds क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया, जो अंदर वाला है ये, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? बोलो, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी बता, 4πr²। तो यहाँ लिखेंगे E
आई लिख दिया, आई का मतलब इनसाइड, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू डैश। बस यहाँ पर एक समस्या रह गई है कि हमें क्यू डैश नहीं पता। क्यू डैश क्या है? अंदर वाले गोले पर आवेश। उसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये यूनिटरी मेथड क्या होता है? 100 रुपए में 25 किलो आलू आते हैं। 100 रुपए में 25 किलो आलू आते हैं। 10 रुपए में कितने आएंगे ये पता करना है। कैसे पता करें? पहले 1 रुपए में कितने आलू आते हैं ये निकालेंगे। तो 25 किलो आलू आ रहे हैं 100 रुपए में, तो 25 बाई 100 पता चल गया। एक रुपए में इतने आलू आएंगे, 1 रुपए में इतने आलू आएंगे 250 ग्राम। ठीक, सिंपल बात है। अब हम पता करना चाहते हैं 10 रुपए में कितने आएंगे, तो 1 रुपए में जो पता है उसे 10 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 25 बटे 100 गुणा 10 मल्टीप्लाई 10। ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट के लिए, एकांक के लिए पता कर लीजिए और जितने में पता करना है उससे गुणा कर दीजिए। दोबारा बता दे रहे हैं, मान लिया हम गेहूं खरीदने चाह रहे हैं और गेहूं 100 रुपए के सपोज 10 किलो है, 100 रुपए के 5 किलो है। 100 रुपए में कितने हैं? 5 किलो गेहूं है। अब हम 2 रुपए में गेहूं पता करना चाहते हैं, कितने आएंगे? 5 किलो आ रहे हैं 100 में, तो 1 में आएंगे 5 बटे 100, 5/100। 2 में आएंगे मल्टीप्लाई 2, खत्म। बात क्लियर हो गई? तो इसी तरह से ये जो क्यू डैश की वैल्यू है, ये क्यू डैश हम पता करेंगे। देखिए क्यू डैश कितना होगा? क्यू डैश बराबर होगा कितना कुल आवेश दिया है? क्यू। किसे दिया था? बड़े गोले। किसे दिया था? बड़े गोले। अब उसके वॉल्यूम से भाग कर दीजिए उसे, तो एकांक में आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये एकांक आयतन पर, पूरे गोले के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा है। एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। अब जो अंदर वाला है इसके आयतन से गुणा कर दीजिए, तो पता लग जाएगा कितना आवेश है, कितना आवेश है। तो ये आ जाएगा क्या? मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4/3 करेंगे, पाई स्मॉल आर क्यूब करेंगे। तो ये 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो क्यू डैश का वैल्यू आ जाएगा Q/R³ इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। ये क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। क्या है ये? क्यू डैश की वैल्यू है। क्यू डैश की वैल्यू है। बात क्लियर हो गया? तो इसे मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, EI का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू EI इज इक्वल टू आ जाएगा यहां भी अभी 4 पाई आर स्क्वायर इतना आया, इज इक्वल टू आया 1/एप्सिलॉन टाइम्स आया। क्यू डैश की वैल्यू आई Q/कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया, तो EI का वैल्यू जो आएगा, EI आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, Q/R³ आएगा इंटू R आ जाएगा N/C न्यूटन पर कूलम। ये स्क्वायर से एक R बच जाएगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आया। किसी भी गोले के अंदर कितनी तीव्रता होगी, ये वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r। ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R उस ठोस गोले की त्रिज्या है जिसे आपने आवेश दिया। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r गुस्सेन सरफेस जो आपने ड्रॉ किया था उसकी रेडियस है, त्रिज्या है। बात क्लियर हो गई सबको? अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूरी के बीच में, रेडियस के बीच में, तो ग्राफ कैसे आएगा? देखो जो ग्राफ आएगा इस तरह से, यहां बना लेते हैं। यहां हमने ले लिया E, ऐसे ये R है, ये E। तो E पहले समानुपाती आएगा R के, इन साइड में ऐसे आ रहा है,
आउटसाइड में ई ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r² के, मैक्सिमम आ रहा है सरफेस पर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी सतह पर अधिकतम दिखाई दे रही है, बाहर जाएंगे कम होगी, दूर जाते जाएंगे कम होती जाएगी। कैसे कम होगी? 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड अंदर पॉइंट से इसके केंद्र से जैसे जैसे बाहर की ओर आते जाएंगे, ये r है, यहाँ 0 है, यूं चलेगा तो वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से बढ़ेगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर कम होती जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मुझे कोई लग नहीं रहा भाई, यू पीपल्स आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। जाओ कुछ अगर फैन किसी को चलाना हो तो चला ले, एक फैन चला लो अगर जरूरत, अगर एक फैन की जरूरत है तो चला लीजिए, उधर का भी चला लीजिए, वो भी चलाना है, जिससे कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों में। भीड़ ज्यादा है और साथ लग रहा है सफोकेशन होने लगा, कुछ ऐसा है क्या? और समस्याएं किससे आती हैं? और कोई है जैसे प्रॉब्लम है? इफ यू वांट टू गो आउट देन यू कैन, अगर कोई बाहर जाना चाहे तो चले जाए। जब आपको चक्कर आए या उल्टियां आए तो पैरों की जो उंगलियां हैं उसे अंदर ही अंदर झूठे के ऐसे ऐसे किया कीजिए, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो नीचे चला जाए। उल्टी आना या चक्कर आना वो सब दिमाग से कंट्रोल होता है, इससे छोटा मगज जो है, ठीक। तो इसे इससे सिग्नल हटाने के लिए नीचे के सिग्नल चला दीजिए, तो वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आपका दिमाग वो समझना बंद हो जाएगा कि वो कर क्या रहा है। जो दिमाग के सिग्नल है वो बदल जाएंगे और फिर जो आपकी जो फीलिंग है वो बदल जाएगी। सारी आपकी बॉडी को ये चलाता है, इतना सा 1250 ग्राम और 1285 ग्राम, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम और 1 किलो 300 ग्राम का फर्क होता है, राइट। फीमेल्स में 1 किलो 1150 ग्राम होता है शायद, और मेल्स में 1 किलो 1250 वो 250 ग्राम होता है। मतलब मेल्स में थोड़ा सा खोपड़ी ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा, उसका मटेरियल जो है, कंटेंट जो है वो ज़्यादा, राइट। तो वो ज़्यादा वैसे अकल में नहीं है, मटेरियल होना और उसकी अकल होना ये अलग अलग चीज़ है। मटेरियल ज़्यादा होना ये बॉडी स्ट्रक्चर की बात है, राइट। उसमें उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा होना ये दूसरी बात है, ठीक है। तो वो जो सिग्नल भेजता है, एक लेफ्ट ब्रेन है एक राइट ब्रेन है, इनके कॉम्बिनेशन से अखरोट देखा है सबने, जो अखरोट है वैसे ही दिमाग है, आधा काट लीजिए वैसे ही है। एक लेफ्ट ब्रेन है एक राइट ब्रेन है, उन दोनों के बीच में न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, जब आप पढ़ेंगी तो पता चलेगा। सब कुछ इनका खेल है, ये सारा दिमाग के सब कुछ चलाता है। तो जैसे जैसे जो सिग्नल ये क्रिएट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। अभी मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया हुआ है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में वो निकल के आ रही है बात, समझ रहे हैं। दो तरह की मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, एक रैंडम एसिड मेमोरी है जो थोड़ी देर के लिए, पढ़ने के बाद जो मुझे थोड़ी देर समझ में आएगा वो थोड़ी देर के लिए काम करेगा। मैं उसे बार बार पढ़ूंगा बार बार पढ़ूंगा बार बार पढ़ूंगा तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और जब मैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन अपने दिमाग से करूंगा तो उसके आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, अगर वो परमानेंट मेमोरी में चला गया है। तो आपको पढ़ने से बस एक ही अभ्यास करना है कि जो रैंडम मेमोरी है उसकी जगह वो परमानेंट मेमोरी में चला जाए, जो भी कुछ याद किया है। जब वो बहुत अभ्यास के बाद वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। जैसे आपको एक चीज पता है, क्या सेब का रंग लाल होगा, ठीक है। अब आप कोई भी चीज इसके ऊपर रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए से मतलब सोचकर बैठिए। जैसे आपको याद करना है कि इसका घर का रंग, इसका घर कैसा है, तो इसका कोई नाम होगा, क्या नाम? अजरा। तो मिस अजरा के घर का रंग लाल है, तो आप अजरा के घर का रंग सेब जैसा ये याद करेंगे। सेब का रंग लाल है ये पहले से दिमाग में है, राइट। अब आपने उस पर अजरा और चिपका दिया, तो जब भी सेब बाहर आएगा तो अजरा बाहर आ जाएंगे दिमाग में से, और अजरा के रंग का घर लाल है ये पता लगेगा। ये चीजों को याद करने का तरीका है,
यानी कि जो कुछ याद है उसके साथ जो कम चीज याद है उसे चिपका दीजिए, ठीक है। तो आपको पता लगने लगेगा, जैसे पारसी जो लोग हैं उनका धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, तो पारसी के साथ हमने एक शब्द जोड़ दिया अवेस्ता हमेशा के लिए अपने दिमाग में, तो जब भी पारसी निकल जाता अवेस्ता उसके साथ आ जाता। तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके ग्रंथ को क्या कहते हैं, पारसी अवेस्ता पता, ठीक है। तो जो भी कुछ आप याद कर रहे हैं परमानेंट मेमोरी के साथ उसे चेप दीजिए, चिपका दीजिए, तो वो आपको याद कर वापस जब बाहर याद करेंगे तो वो चीज उसके साथ याद होकर आ जाएगी, ठीक। ये कोरिलेशन से हम चीजें पता करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये पता चल गया, कितना टाइम है उसमें देखें, है कुछ समय में, देखिए 5 मिनट, ये हमने पता कर लिया। अब हम होलोस्फीयर की वजह से खोखले गोले के कारण, खोखले आवेशित चालक जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो पता करेंगे। उसमें भी आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड पता करेंगे, आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड पता करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमने ये खोखला गोला लिया, खाली है इस वाले राइट, हमने इसे आवेश लिया क्यों, इस बार ये इसके सतह पर ही रह जाएगा बस, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर तो हवा है और आवेश को चलने के लिए कुछ चाहिए, राइट। इसका हम रेडियस कहते ही हैं, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये वो पॉइंट है पी जहां पर हम फील्ड पता करना चाह रहे हैं बाहर, आउटसाइड। क्या करेंगे, एक दूसरे सरफेस खींचा, ये खींच लिया, अब इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, यहाँ पर ये ds लिया, ये n है और ये e है। सेम केस है जैसे अभी किया था, फिर वही गॉसियन थ्योरम लगाया, इंटीग्रल अराउंड e डॉट ds इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, ये आ जाएगा e आ जाएगा e इनटू 4 पाई समान आर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आ जाएगा q आ जाएगा, तो e o आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, जैसा था वैसे ही आ गया n/c। यानी कि ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, यह भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब उसके सरफेस पर आए, अब हमने ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया, तो दूसरा आया ES इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहाँ आ गया q आ गया, q अपॉन r स्क्वायर आ गया, और यहाँ फिर n/c आ गया, न्यूटन का कूलम। अब समस्या कब शुरू हुई, जब हम उसके अंदर गए, यहाँ ये पॉइंट P है, EI, ये समझे बस, EI क्या है, इस पॉइंट पर गए, हमने ये गुस्सेल सरफेस खींचा, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, चार्ज कहाँ है, बाहर, तो जब उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो होता क्या है, कहना क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, ये q 0 है, ये q 0, तो इंटीग्रल अराउंड e डॉट ds इज इक्वल टू 0 आ गया, तो e का वैल्यू 0 आ गया, e का वैल्यू ei इज इक्वल टू 0, तो ये n/c 0 पॉइंट हो गया। बाहर सरफेस पर और अंदर, बाहर सरफेस पर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पता कर लिया, बात क्लियर हो गई। ये उसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और बचा है, 1-2 दिन में हम कर देंगे, वो परसों शायद हो जाएगा, उसके बाद 2 पॉइंट टॉपिक और है, तो आपका जुलाई तक का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेटे से देखिए